वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुआशरा। नाज़रीन व सामईन, हर मंगल की रात कमो बेश 9 ता 10 बजे आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं। नाज़रीन किराम, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए टूटते हुए रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़िमन में हमने 498 के झूठे मुकद्दमात पर भी प्रोग्राम चलाए और पिछले कुछ एपिसोड से डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि ख़वातीन पर घरेलू मज़ालिम पर प्रोग्राम्स चला रहे हैं और इंशाअल्लाह 1-2 एपिसोड्स, क्योंकि अभी कुछ डिस्कस करना बाकी है, हम ये प्रोग्राम इसी मौजू पर चलाएंगे। नाज़रीन किराम, इस मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब मुफ्ती मोहम्मद साजिद हुसैन कादरी साहब, कामिल हदीस वल फ़िक़ह जामे निज़ामिया और बानी व नाजिम जामे अनवारुल हक़। मुफ्ती साहब, आपका प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, दीनी शख्सियत के अलावा इस प्रोग्राम में एक वकील साहब भी मौजूद होते हैं जो कि हिंदुस्तानी क़वानीन के मुताबिक आपके मसाइल के हल बताते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में जनाब मोहम्मद फसीउद्दीन साहब एडवोकेट तशरीफ़ फरमा है। मैं उन्हें भी तहे दिल से खैर मक़दम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और सरसरी तौर पर जो पिछले प्रोग्राम में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ताल्लुक से जो वकील साहब ने बताया था, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसरन आप थोड़ा दोहराएं और कार्रवाई को बढ़ाएं। जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये जनरली नून है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस नाम से कानून पास हुआ 2005 साल 2005 के अंदर। इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि औरतों को जुल्म से बचाने के लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कानून, ज़्यादा मजबूत कानून देने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इसके तहत सिर्फ वाइफ या बहुएं कवर नहीं होती। डोमेस्टिक रिलेशन, अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ात में कोई भी औरत अगर हो और उस पर किसी भी किस्म का जुल्म हो रहा हो तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें 5 से 6 किस्म के अलग अलग ऑर्डर्स दिए जाते हैं और दूसरे ऑर्डर्स, इसकी खूबसूरती और अच्छाई ये है कि जैसे अगर क्रिमिनल केस आप डाल रहे हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करना पड़ता है और सिविल को केस अगर डालते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करना पड़ता है। मगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की खासियत और खूबी ये है कि कोई भी प्रोसीजर कोड फॉलो करते हुए इसके तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और बेसिकली जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये मुकदमा चलता है। अगर शहरों की तरफ देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस मुकदमात को देखते हैं। मुकदमा ज़ेर दौरान या कोर्ट में जाने से पहले एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है जो जनरली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होता है, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिस में होता है और अक्सर ये ऑफिसर औरत होती है ताकि आसानी से औरतों के मसाइल समझ सके और समझा सके। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर मंडल लेवल पर भी ये कोशिश की गई है कि एक प्रोटेक्शन होम बनाया जाए। ये प्रोटेक्शन होम कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकती है। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन काउंसलिंग कर सकती है, समझा सकती है। देखिए, होता यह है बेसिकली, अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो, औरतों के साथ
जनरल सोच ये है कि बहुओं के साथ ज्यादती हो तो एक डाउरी केस बुक होता है. जब डाउरी केस बुक डायरेक्टली होता है तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होता है, और पुलिस बीच में आने के बाद बाज वक्त बेकसूर लड़कियां बस चंद गुस्से की वजह से या हालात और मौके की वजह से उनका घर बिखर जाता है, टूट जाता है. इन चीज़ों को बचाने के लिए इसी को ध्यान में रख के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है और औरतों को मजबूत प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है. एक कॉलर मौजूद है, आप लोगों की इजाजत से कॉलर को शामिल करते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम. आपकी आवाज आ रही है, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए. ताड़बंद से शगुफ्ता साहिबा, जब बताइए. टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए. हेलो. काफी डिस्टर्बेंस थी कॉल में. कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये अहम नुक्ता बता देना चाहूँगा कि ख़वातीन अगर जुल्म का शिकार होती हैं घर पर तो पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के पास जा सकती हैं. और ये ख़वातीन हुआ करती हैं ताकि औरत एक औरत का दर्द समझती है, ऐसा कहते हैं, तो बग़ैर कोई झिझक अपना मसला बता सकते हैं और जो है अपने लिए इंसाफ तलब कर सकते हैं. अब मैं मुफ्ती साहब की जानिब रुजू होता हूँ. मुफ्ती साहब, इस्लाम का क्या तसव्वुर है ख़वातीन पर घरेलू मज़ालिम के ताल्लुक़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये बात अहले दुनिया पर बहुत रोशन और आया है कि फ़ी ज़माना जो ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद, घरेलू मज़ालिम हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और किस मिक़दार में हो रहे हैं, ये अच्छी तरह लोग जानते हैं. सबसे पहले हमें उसके असबाब पर गौर करने की ज़रूरत है. उसके असबाब पर गौर करते हुए उसका सही हल और उसका सही इलाज हमें ढूंढने की ज़रूरत है. घरेलू मज़ालिम से मुराद क्या है? जुल्म से मुराद एक तो ये है कि उसको वक्त पर खाना नहीं दिया जाता, या उसको रहने के लिए औरत को घर नहीं दिया जाता, या उसके हुकूक बराबर अदा किए नहीं जाते, या उसको ज़द और कोब का निशाना बनाया जाता है, मारा जाता है. कई मिसालें हैं मज़ालिम की. तो ऐसी बातें जो हुदूद शरअ में रहकर अगर हल की जा सकती हैं तो उसे जहाँ तक हो सकता है शौहर या सास या बीवी आपस में बैठकर उन मसाइल को हल कर सकती हैं. अगर वो चीज़ें आपसी मुफाहमत से, मुसालहत से तय पाती हैं तो वो घर सबसे अच्छा घर होता है. अगर बजाय उसके, जिस तरह अभी हमारे एडवोकेट साहब ने फरमाया और हमारे अमजद भाई ने भी कहा कि मामूली गुस्सा होता है औरत को और वो जाती है अपने मैके में, एक वो दो लगा देती है और मैके वाले, उसके भाई या उसकी बहनें या उसके माँ बाप गुस्से में आ जाते हैं और इस तरह बैठक होती है कि क्या किया जाए, और इस तरह बात जाती है पुलिस स्टेशनों तक. तो ये तमाम बातों से पहले सबसे पहले उसका अपना घर, उसका अपना शौहर, उसके अपने माँ बाप या उसके सास ससुर ज़िम्मेदार लोग बैठकर मसले को हल कर सकते हैं. अगर नहीं हल होता है तो जिस तरह मजिस्ट्रेट या जिस तरह और जो इदारे बताए गए, उससे भी बेहतर मेरी नाक़िस राय में ये है कि किसी शरई दारुल इफ्ता से अपने आप को रुजू कर दिया जाए. वहाँ पर इस्लाम के और शरई अहकाम और रसूल की रोशनी में हमारे इन मसाइल का हल तलाश किया जाए. उसके बाद अगर मुफाहमत वहाँ भी ना होती हो तो जाहिर है कानून का दरवाज़ा खटखटाना है और वहाँ इंसाफ को मांगने औरत को जाना है. ये आपकी इजाज़त से कॉलर शामिल करता बिल्कुल हूं. शामिल कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए. वालेकुम जी, कौन कहाँ से? फोन में आवाज नहीं आ रही आपकी. अब आ रही है? हेलो. 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 मेरी बच्ची का प्रॉब्लम है. हेराकुंटे में रहते हम लोग. जी. 4 साल हुए शादी को. मेरी बच्ची की उनके सास जेठ वगैरह बहुत तकलीफा देते रहते. अच्छा.
मारते सास सुनो, जी शौहर भी सही नहीं देखते बा, घर में है 3 साल का बच्चा है। ठीक है, कितने साल का बच्चा है? हेलो, जी कितने साल का बच्चा है? हेलो, जी बताइए, आपकी आवाज आ रही, बताइए। 3 साल का बच्चा है, 3 जी। साल का होगा जी जी, 3 साल का बच्चा है। ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ था। तकलीफा दे रहे हैं जी। हेलो हेलो जी जी, जब ये शुरुआत हुई थी मारपीट की, हेलो, पता नहीं हमारी आवाज पहुंच रही है या नहीं आप पर। हेलो, ये साल भर से छोड़ी थी, शादी के बाद से शुरू करी। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ किया इस ताल्लुक से? जी 5 महीने हुए बाद से शुरू कर दिए, बच्चे फ्रीज नहीं दिए, ये नहीं दिए दहेज में बोल के, जब से शुरू कर दिए बच्ची के ठीक है, साथ। ठीक है, तो तकलीफा देना बच्ची को जब से शुरू करे, तो 4 साल से हम लोग ऐसी पुलिस करे, फिर वैसे ही करते रहते, झूठ झूठ बोल बोल के दीवारों को तो बुलाते, आप लोगों ने कोई केस बुक किया है? बुला के बाद आप लोगों ने, हेलो, जी आप लोगों ने कुछ केस बुक किया है? हेलो, आप लोगों ने कुछ केस बुक किया है? पहाड़ी शरीफ में केस बुक कर, कौन से सेक्शन में? कौन से पहाड़ी शरीफ में बा। ठीक है, ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे आप? ठीक है, हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम देखते हैं, हम जवाब देते हैं। काफ़ी डिस्टर्बेंस है कॉल में, पता नहीं क्या बात है। तो 4 साल हुए हैं शादी होकर, और इनके मुताबिक 5 जुमागियों के साथ ही ये मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया, और मज़ीद जहेज़ का मुतालबा भी शुरू हो गया है। इन्होंने बताया कि केस बुक किया है इन्होंने, पर कौन से सेक्शन में बुक किया है ये वाज़ेह नहीं है। तो आप हजरात क्या फरमाते हैं, मैं पहले मुफ्ती साहब से जानना चाहूँगा। ऐसे वाक़यात हैदराबाद में और इंडिया में बहुत हो रहे हैं, तो आप इस ताल्लुक़ से क्या फरमाते हैं, किस तरह से टैकल करना चाहिए? पहले आपने बता दिया है कि पहले घर के लेवल पे, बड़े घर के बड़े होते हैं, वो लेवल पे जो है सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो सेकंड स्टेप जो आपने बताया था वो मिसिंग है हमारी कौम में। आप ज़रा दोबारा रोशनी डालिए। मैं हमारे इस्लामी बहन साहिबा ने जो अभी सवाल किया है, मैं बड़े अदब के साथ उनको ये बताना और समझाना चाहूँगा कि हमारी माँ से कि उनकी जो साहबजादी को जो उन्होंने निकाह करके दिया, निकाह करने से पहले क्या उन्होंने अच्छी दरियाफ्ती की कि ये लड़का किस ख़ानदान से है, किस कबीले से है, क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता है, ज़ाती मकान है या नहीं है, या बीवी का हक़ अदा कर सकता है या नहीं है, हुकूक जो उसके ऊपर बीवी के लागू होते हैं। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप के ऊपर। बड़े माजरत के साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा तमाम सरपरस्तों से कि जब कभी वो बेटी का प्याम आता है, बड़ी उजलतबाजी में वो कदम उठा लेते हैं और काम कर जाते हैं, कोई तहकीक या कोई दरियाफ्त नहीं करते या कोई इत्मीनान हासिल नहीं करते। फिर बाद में वो बच्चा जो कमाई वाला नहीं होता, बेरोज़गारी चूँकि आजकल नौजवान में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, मैं नौजवानों से बड़ी माजरत से अर्ज़ करना चाहूँगा, तो उनकी नज़र यही होती है कि शादी एक ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। तो जितनी कमाई शादी के ज़रिए उनको मिल जाए, जितना जहेज़ मिल जाए, जितनी गाड़ियाँ अच्छी मिल जाएँ, जितना अच्छा जहेज़ मिल जाए, जितना अच्छे कपड़े मिल जाएँ, जितना अच्छा खाना मिल जाए, जितनी अच्छी वाहवाह हो जाए, फिर उसके बाद कुछ वहाँ से माहाना सालाना कुछ रकम आती रहे ससुराल से। ऐसे नौजवान आज भी हमारे मुस्लिम माशरे में पाए जाते हैं, जो बड़ा अफसोसनाक और बड़ा अलमिया हमारे लिए। तो देने से कबल अच्छी तरह छानबीन करके अपनी बेटी को किसी के साथ बयां जाए। जब आपने तहकीक की, छानबीन की, मालूमात किए सबों से, इसके बाद आपने दे दिया अल्लाह का नाम लेकर, तो उसके बाद आपको चाहिए कि आपकी बेटी को ऐसी तरबियत करें कि आप शौहर की फरमाबरदारी करें, इताअत करें। मामूली बात पर लड़ाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, ज़दोकूब कर रहे हैं, आके शिकायत करने के बजाय वहीं पर रहने का हुक्म देते हुए आप ताकीद करें और शौहर का जो हक़ है अपनी बेटी को बताएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा एक औरत ने आकर के सवाल किया कि रसूलुल्लाह, हाँ बिल्कुल, एक कॉल शामिल कर लीजिए। गुफ्तगू जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। मैं आप कह रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे था, जहेज के लिए बोल रहे। इल्जाम लगा रहे हैं और जहेज के लिए दो अलग अलग बातें हैं। अब मेरे हमारे 2 लाख रुपए दिए समझो जहेज के लिए। ठीक है,
ٹھیک ہے ابھی ہونا سے بول رہے ہیں ہمارے ساس نندا آپ کو تنگ کر دے رہے سمجھو. ٹھیک ہے. کہاں رہتے والد کون جی بول نہیں ہے رہے میرے. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماما گھر کے لیے. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی حیدرآباد. جی آپ کا نام جان سکتے ہیں؟ ہلو جی جی اب بتائیے کہ آپ کی شادی کب ہوئی ہے؟ ہلو. اپریل کی 28 تاریخ کو 1 سال ہو رہا سمجھو. اچھا ٹھیک ہے. اور ہاں مزید مطالبات شروع ہو گئے؟ ہلو ہلو آپ ابھی نہیں تو 1 سال ابھی. ہلو جی جی بتائیے. ذرا سننے میں آپ ذرا جوڑ سے. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بتائیے. ہاں وہ میں اس کے لیے بہت تنگ کر دے رہا سمجھو, الزامہ لگا رہے میرے کو, بہت مارتے, شراب پی کے بھی ڈرنک کرتے سمجھو. ٹھیک ہے. پھر میں نے وہ کال بھی نہیں کر رہے. اچھا ہمارے ننا بھی میرے کو بہت تنگ کر دے رہے سمجھو, چھوڑ دیتے بات کو یہ بول رہے, مگر میرے سامنے بھی نہیں آ رہے, میرے کو کال بھی نہیں کر رہے. مطلب آپ ان کے ساتھ نہیں رہتی ہیں؟ کیا بولتے کہ میں بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے بولتے, کس کو میں پوچھوں, ساتھ وہاں بھی نہیں آنا بولتے. آپ مائکے میں ہیں؟ آپ اس وقت 4 مہینے سے, اچھا 4-5 مہینے سے یہیں ہوں. ٹھیک ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, کال کرنے کا شکریہ, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی اسی قسم کا, اسی نوعیت کا یہ سوال آیا ہے. اور آپ جو فرما رہے تھے کہ جو گھریلو لیول پر کوشش کر لیں سلجھانے کی, اور تیسرا سٹیپ ہے عدالت, اس کے درمیان جو اہم سٹیپ ہے, آپ ذرا اس طرف توجہ فرمائیں. جی ہماری اسلامی بہن نے بھی ابھی یہی پوچھا کہ وہ 4 مہینے سے مائکے میں ہیں اور شوہر سے وہ بات نہیں کر رہی, یا شوہر ان سے بات نہیں کر رہے ہیں. میں بڑے ہی محبت سے سمجھانا چاہوں گا کہ بہن آپ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, آپ کو کیا وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, کیا تقاضا ہو رہا ہے. آپ گھر کے بڑے ذمہ داروں تک یہ بات رکھ کر بیٹھ کر کچھ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں, کہ جتنا دینا تھا دیا جا چکا ہے, آپ کو کیوں ایسا یہ کیا جا رہا ہے. بڑے لوگوں سے سمجھائیں آپ, یہ نہیں کہ آپ معمولی سی بات پر یا کسی بھی ایسی بات پر آپ وہاں سے ترک تعلق کر کے آپ ساس کو چھوڑ کر, ننندوں کو چھوڑ کر, شوہر کو چھوڑ کر آپ میکے آ گئے اور یہاں رہ گئے. یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. شرعی نقطہ نظر سے آپ جس گھر میں بیاہی گئی ہیں وہی آپ کا گھر ہوتا ہے, وہ جس شوہر سے آپ کا نکاح ہوا وہی آپ کا شوہر ہے. اس کو آپ جہاں تک ہو سکے, اگر وہ شرابی ہے, اگر وہ بدمعاش ہے, وہ شریر ہے, تو کوشش کریں آپ کے حسن اخلاق سے اس کو سمجھانے کی, اسے سدھارنے کی آپ کوشش کریں. بہن آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, بجائے اس کے آپ کورٹ کچہری میں جائیں گے, ادھر ادھر آپ جو ہے اپنی بات کو پھیلاتے پھریں گے. یہ اتنی اچھی بات نہیں ہوگی جتنی اچھی بات آپ کو صبر کا دامن تھامے رکھتے ہوئے, شوہر کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے, شوہر کو اپنا کر اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی آپ سعی کریں گے, صبر کریں گے انشاءاللہ, تو آپ کو دین اور دنیا میں اجر آپ کا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات شوہر کا جو حق ہے وہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. بہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور میں عرض کر رہا تھا یہی حدیث پاک کے عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ کہ مجھ پر میرے شوہر کا حق کیا ہے. تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کے پورے جسم پر خون لگا ہوا ہو اور پیپ لگا ہوا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر وہ صاف بھی کر دے تو بھی عورت مرد کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا پاک کے بعد کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. عورت ایک مرد کے لیے سب سے عزیز ترین ہستی اس کی ماں ہوتی ہے, اور ایک بیوی کے لیے سب سے عزیز ترین ہستی اس کا شوہر ہے. لہٰذا ہماری بہن کو چاہیے کہ شوہر کا مقام سمجھے. اگر شوہر خدا نخواستہ بھٹکا ہوا ہے, کوشش کرے خود سمجھانے کی, نہیں تو خاندان کے بزرگوں سے, افراد خاندان سمجھا کے ذریعے سمجھائے, یا نہیں تو علماء کرام کے ذریعے سمجھائے, اکابرین کے ذریعے سمجھائے. بجائے اس کے آپ آ کے رہ جائیں گے تو اس طرح یہ دوریاں پیدا ہوں گی. آپ کی ساس آپ سے ناراض ہوگی, آپ کا شوہر آپ سے ظاہر ہے آپ 4 مہینے سے یہاں بیٹھی ہیں تو شوہر بھی کچھ اپنے حقوق چاہتا ہوگا, ہاں, اور اس کو اس کا حق نہیں ملے تو وہ بھی آپ کے سے ناراض ہوتا ہوگا. لہذا کوشش کریں جا کر آپ وہاں رہیں, جو بھی ان کے مطالبات ہیں افراد خاندان یا ذمہ داروں کے سامنے رکھ کر اسے بیٹھک میں اسے
मजलिस में हल कर लेने की आप कोशिश फरमाइए, आपके लिए बेहतरीन मशवरा है। उसके बावजूद भी अगर मसला नहीं होता है तो आप उलमा इकराम से रुजू हो जाएं, दारुल इफ्ता से या शरई अदालत से रुजू हो जाएं, इस्लामी कवानीन की रोशनी में अल्लाह उसके रसूल के कानून से मदद हासिल करें। वहाँ भी अगर आपका मसला ना हल होता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहता है, वहाँ जाकर आप अपना हक मांग सकते हैं। लेकिन इस तरह शौहर से दूरी अपनाना अच्छी बात नहीं है। जी, अगर वो खुद से अगर जाने के लिए कहें तो? हाँ, खुद से जाने के लिए कहें तो उसके कई वजूहात हो सकती हैं कि भाई क्यों जाने के लिए कहा जा रहा है। औरत ये सवाल कर सकती है अपने शौहर से कि मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या कसूर है। क्योंकि औरत जब किसी के निकाह में आ जाती है तो उस मर्द के ऊपर नान, नफका, सुकना, ये 3 चीज़ें लाजिम हो जाती हैं। नान का मतलब है खाना पीना रोटी देना, नफका मतलब खर्चा पानी देना, सुकना मतलब घर देना। तो ये तमाम चीज़ें मर्द के ऊपर लाजिम है। अगर मर्द किसी वजह से ये चीज़ें अदा नहीं कर रहा है तो औरत गिरेबान पकड़ के मर्द से अपना हक छीन सकती है, मांग सकती है, बजाय उसके मामूली बात पर। जैसा कि बड़ी प्यारी बात कही हमारे एडवोकेट साहब ने कि मामूली गुस्से पर जो है वो औरत बहकावे में आती है और इस तरह पुलिस केस हो जाती है। नतीजा ये होता है कि शौहर, सास, ननद, सारा ससुराली खानदान उस औरत से नाराज़ हो जाता है और उसको अपनाना ही नहीं चाहता। तो ऐसा किसी भी बड़ा इक़दाम से पहले उसे जहाँ तक हो सके सब्र से, तहम्मुल से, बुर्दबारी से, अच्छे अंदाज से समझा लेने, मना लेने की आप कोशिश करें। अपना घर टूटने के बजाय, तोड़ लेने के बजाय जोड़ लेने की कोशिश करें। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरत के ऊपर आती है। जी वकील साहब, पिछले 2 कॉल्स में जी दोनों नौइयत की चीज़ें हो रही हैं। मजीद जहेज का भी मुतालबा किया जा रहा है और मारपीट भी की जा रही है बहू के साथ। जी, आप क्या फरमाते हैं? देखिए, कानूनी नुक्ते नज़र से अगर बात की जाए तो मारपीट के लिए, जैसा मुफ्ती साहब ने कहा अभी मारपीट के लिए डायरेक्टली आप अदालत को रुजू हो जाएं तो ज़रा दुश्वारियाँ ताल्लुक़ात में, अज़दवाजी ताल्लुक़ात में और बाहमी में, हमाहंगी में प्रॉब्लम हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। तो जब भी मारपीट हो पहली या दूसरी दफ़े, तभी आप शुरुआत में, जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के पास एक प्रोटेक्शन ऑफिसर करके ऑफिसर होती है दूसरी, जो अक्सर लेडी होती है, उनके पास जाएं, अपनी बात करें। वो लोग एनजीओस को देंगे या फिर एक काउंसलर को देंगे, वो लोग नोटिस दे करके बुलाएंगे उनको। ये पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसके अंदर। तो इस कानून के तहत, जो हमारा आज का टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत, इसी किस्म की मारपीट, जैसे देखिए, खाली मारपीट जिस्मानी भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिस्मानी मारपीट हो तभी ये मुदाखलत होगी, नहीं। जैसे और एक बहन ने अपनी बताया है कि भाई शराब पी करके शौहर आते हैं और सताया जाता है, डिमांड की जाती है। तो इन चीज़ों को बजाय बढ़ावा देने के या गुस्से से डील करने के, सब्र का मुजाहरा करते हुए, थोड़ा सा सब्र, जैसे सब्र करते हुए जा करके कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताएं। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, उलमाए दीन को बताएं। ज़रूरी नहीं है उलमाए दीन में मौलवी साहब या मेल आदमी हो। एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। मेरा नाम शहनाज है, सिकंदराबाद से बात कर रही हूँ। जी हेलो जी, बताइए। हाँ, मेरे हस्बैंड ने कोई 4 महीने से इलाके छोड़ दिया, जो मैं 8 महीने हो रहा मेरी शादी होके। ठीक है। मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए, समझो। पहले की लड़ाई हुए थे घर में कि पैसे होना वो होना, रो के लड़ाई कर रहे थे, बात करे, समझो। बस्ती की कमेटी के लोग भी बात करे, हाँ अच्छा रख लेते बोलते। फिर मेरे को खाने को नहीं देते, पीने को नहीं देते, परमिशन लेके रूम में जाना बोलते हमारे सास नंदा। लेकिन उन्होंने समझो उनकी परमिशन लेके जाना बोलते। अच्छा। आपसे क्योंकि बड़े लोग बैठ के भी बात करें, हमारे मामू लोग सब जने बैठ के बात करे, बस्ती की लीडर भी बैठ के बात करे। कुछ भी हलने वाला अच्छा रखते हुए 2 दिन पैसे दिए तो रखते, नहीं तो पैसे नहीं है तो नहीं रखते हुए। आपके हस्बैंड करते क्या हैं? एक जोड़ा कपड़े से बुला। आपके हस्बैंड करते क्या हैं? जी, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारा हस्बैंड ड्राइवर है। ड्राइवर है। रेगुलर जाते हैं? ड्राइवर है। रोजाना जाते हैं? नहीं, ड्राइवर है। बोली नहीं, ड्राइवर हैं। पाबंदी से काम पर जाते हैं? रोजाना नहीं जाते, एक दिन जाते, 4 दिन सोते घर में। अच्छा, मुस्तकिल कमाई नहीं है। ठीक है। ये जो घर में किसी से पूछकर जाना होता है जी, कोई बुजुर्ग शख्सियत रहते हैं आपके ससुराल में,
उनसे कहीं क्या बोल रहे कहीं आपको जाना हो बाहर तो उनसे पूछ कर जाना होता है शायद नहीं, हमारी देखो देखा गया पर छोड़ दिया। मैं घर में जा रही थी कि मैं सासुम से बात करने, मेरे को मार के रखा दे, यहाँ पर है भी नहीं बोल रहे। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगे सवाल? हस्बैंड नहीं है तुम्हारे, चले गए, भाग गए बोल के बोल रहे। हमारे हस्बैंड चले गए बोल के, हमारे नन्ना भी बोल रहे, जाओ तुम्हारे शोहर चले गए, अच्छा। सामान वहीं से मेरा। ठीक है, ठीक है। तो हस्बैंड का कोई अता पता है? जी ससुराल वाले तो कहते हैं कि आपके हस्बैंड भाग गए हैं, क्या बोल रहे आप? आपको कुछ अता पता है हस्बैंड का हैदराबाद में है या वाकई नजर नहीं आ रहे? हेलो, उनका फोन भी नहीं लग रहा, उनका सिम भी निकाल दिया समझो। ठीक। फोन करो तो फोन भी नहीं कर रहे ना, हमारे सास भी कर रही। ठीक है, ठीक है। प्रोग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। हस्बैंड इनके अनट्रेसेबल है जी और ऐसी सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए? जी देखिए, कानूनी एतबार से अगर हस्बैंड अनट्रेसेबल हैं तो इनको वेट करना पड़ेगा। इंडियन कानून के हिसाब से देखें तो कम से कम 7 years इनको वेट करना पड़ेगा जी टू डिक्लेयर हर हस्बैंड एज डेड या फिर नॉट नोन। जी इंडियन आईपीसी के तहत अगर देखें, शरई तौर पे इनको जो है 2 से 4 साल का वक्फा है। अगर ये लोग नहीं मिलते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, हस्बैंड नहीं मिलता है तो फिर ये एंटाइटल होंगी। इनके केस में हस्बैंड नहीं है ये बोला जा रहा है, कहीं वेयरअबाउट्स नॉट नोन जो बोलते हैं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुने ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनसे छुप रहे हों। जी, इनके जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके हस्बैंड नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने जो दौरान सवाल कही थी कि भाई इजाज़त लेके जानी पड़ती है, ये जो छोटी छोटी अज़दवाजी ज़िंदगी की बातें हैं, इन्होंने कहा महल्ले वालों की कमेटी में बताए गए, फिर पैसे। इसी किस्म की डिमांड को रोकने के लिए 498 का कानून बनाया गया। डाउरी जो डिमांड करते हैं या इलीगल तरीके से गैर कानूनी गैर मुनासिब जो डिमांड होती है, इसी के कानून के लिए 498 बनाया गया। और अभी मैं बता रहा था जैसा पिछले सवाल में कि ज़रूरी नहीं है फिजिकल वायलेंस हो, मारपीट हो। अभी जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, दूर बिठा दिए, मिलने नहीं देते, बात नहीं करते, ये नहीं करते, इसके लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत आप अप्रोच हो सकते हैं। आप कोई भी फोरम को अप्रोच हो सकते हैं और बेहतर ये होगा कि ये किसी अच्छे समझदार बड़े आदमी से मिले या फिर कोई समझदार एडवोकेट साहब के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे पहले कि इनकी मामला आगे बढ़े और कुछ नागवार नागुज़ीर हालत में बदल जाए। इनको चाहिए कि सही जाए। और एक मशवरा ये भी है बेहतरी का और खैर का, दारुल इफ्ता जो कह रहे हैं, फतवे जहाँ से जारी होते हैं वहाँ आलिम लोग होते हैं, मुफ्ती लोग होते हैं, उनसे भी मशवरा कर लें और मिजाज को सब्र वाला बनाएं तो मसले आसानी से हल होंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। बस्ती से बात कर रहा हूँ। दोबारा फरमाएं। मैं नबी करीम बस्ती से। हमारे 4 दिन के मम्मी कन जाके बैठ जा रही। ठीक है। रोज हम लोगों के घर में रोज लड़ाई हो रहे हैं। हमारे अम्मा बोलते हैं डिवोर्स दे दो, मगर वो ऐसे जाके बैठ जा रहे हैं। उनके अम्मी का नाम ही नहीं लेंगे बोल रहे। ठीक है, कितने साल हो शादी? ठीक है। तो हमारे दोस्त है उनके पीछे पड़े हुए हमारे बीवी साहब। अच्छा, ना बोलो अब उनको डिवोर्स देना, क्या करना, दोस्त को दौड़े डाल रही औरत डिवोर्स। ठीक है, ठीक है। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। ये साहब का मसला ये है कि इनकी बेगम वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा जो है मायके जाकर बैठ जाया करती हैं जी। और इनका ये कहना है कि इनके दोस्त के साथ भी चक्कर है। तो ऐसी सूरत में मुफ्ती साहब ये बताइए कि एक मुस्लिम वाइफ को ऐसा करना चाहिए? ये यकीनन गुनाह कबीरा है। ये बहुत बड़ा हराम काम है कि शादी हो जाने के बाद एक औरत अपने ही शौहर के दोस्त के साथ नौज़बिल्ला नाजायज़ गलत ताल्लुकात रखे। इस मर्द को, ये जो साहब ने अभी सवाल किया है कि क्या करें ऐसी सूरत में,
طلاق دے دیں یا کیا کریں. تو اگر یہ تحقیق سے ان کو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ نے ان کے دوست کے ساتھ خدا نہ خواستہ خدا غلط تعلقات قائم کر لیے ہیں, ناجائز حد پار کر لیے ہیں, ایسی صورت میں خود شریعت ترک تعلق کا حکم دیتی ہے. اگر نہیں ہے, خالی شبہ ہے, تو ہرگز طلاق یا کسی بھی قسم کے اقدام کی آپ کو اجازت نہیں. یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں وہ کیوں جا رہی ہے, آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے وہ ناراض تو نہیں ہے, کس بنیاد سے وہ ناراض ہے, اس کا آپ علاج کرنے کی کوشش کریں, اس کا تدارک کریں. اگر ویسی کوئی چیز نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ اچھے شوہر ہیں, اس کے اچھے حقوق ادا کر رہے ہیں, اس کو گھر دے رہے ہیں, اچھا ٹائم پہ کھانا دے رہے ہیں, اچھا پہنا رہے ہیں, اس کے حقوق میں کمی نہیں کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ ایسی حرکت کر رہی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے, تو آپ کو شرعی نقطہ نظر سے اجازت دی جاتی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دینا بہتر ہے. کچھ خواتین کو شوہر کی طرف سے پابندیاں برداشت نہیں ہوتی, جی کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, ایسی عورت کو سمجھانا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ان عورتوں نے یا ان بچیوں نے دینی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی جو حقوق شوہر کے ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. جس طرح عورت کے حقوق شوہر پر ہیں, اسی طرح شوہر کے حقوق عورت پر ہیں. ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی کو ٹارچر کیا جائے کہ عورت کا حق یہ ہے, عورت کا حق یہ ہے. مرد کے حقوق بھی عورت پر لاگو ہوتے ہیں, اور اس بارے میں ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اپنی بچیوں کو حقوق زوجین بالخصوص شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ سکھائیں, اور سکھا کر ایسی تربیت دیں کہ وہ بچی اچھی طرح وہاں نبھ سکے اور اچھے انداز سے اپنی زندگی ازدواجی لے کر چل سکے, کامیاب ہو سکے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساس کی شکایت ہوتی ہے, سسرے کی شکایت. آپ کال ایک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, فرمائیے. میں کاربن سے بات کر رہی ہوں. میرے بیٹے ایسے دونوں کمانے نہیں جا رہے, ہمارے ان کے اما روز آ کے لا رہے. اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے سب سے پہلے. جی میری ٹی وی کا آواز کم ہے, میرے کو ایسے کر کے باہر کر دیے. میں ہمارے سہیلیوں کا کہہ رہی 4 دن سے ہمارے 3 بیٹے ہیں, ایک کال کے کام کے نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, آپ سوال تو سمجھیے. یہ کلاس کے واسطے میں فون کر رہی ہوں. آپ بھی مارے تھے, میں برداشت نہیں, کال ڈراپ. جی کال ڈراپ ہو گئی. آپ دیکھ کے اب ہماری بہو ایسے ہو گئی ہے, مر کے پریشان کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ دیکھتے رہے پروگرام, انشاءاللہ بتاتے ہیں. مفتی صاحب, جی, بیٹے کماتے نہیں ہیں اور گھر کے باہر کر دیے ہیں, یہ کیا جی, معاملہ ہے؟ اس بارے میں اگر بیٹے بڑے ہیں, بچے ہیں, تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے اس لائق بنائے, کسی کی سرپرست خاندان کی مدد لے. اپنے والد ہی ہیں, بھائی ہیں, ان کی مدد کے سہارے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کر اچھے روزگار پر لگائے, خود اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے. اگر شوہر اس کا مارتا ہے, بھگا دیتا ہے, ہکال دیتا ہے, تو وہ یا پھر وہ چاہتی ہے کہ دوسرا نکاح کرے, ایسے شوہر سے دور رہے, تو اس کی اجازت ہے شرعاً کہ وہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے, وہ برداشت کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہے, تو پھر وہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. خلا کا مطالبہ کرے, کہیں دوسری جگہ اپنا گھر بسائے, کہیں دوسری جگہ نکاح کر لے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو جب بچے بڑے ہو گئے ہیں, کمانے نہیں جانے, تو بچوں کو اس قابل بنائے اور بچوں کو سمجھائے. بچوں کے ماں جتنا بچوں کو سمجھا سکتی ہے, اور ماں کا جتنا ادب بچے کر سکتے ہیں, اور کون کر سکتا ہے؟ ماں سمجھانے کے, ماں سے بڑھ کے کون سمجھا سکتا ہے؟ تو ماں پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے. جی, اور اس سے پہلے مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر شوہر مسنگ ہے, ہاں, تو انڈین قانون کے مطابق 7 سال ویٹ کرنا ہوتا ہے, ہاں, اس کے بعد آپ پھر جی. کہیں اور نکاح کر سکتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا قانون یہ دیکھیے, اسلام میں 4 فقہا کے مذاہب ہیں اس سلسلے میں. احادیث شریفہ کی روشنی میں ان فقہا کرام نے اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خداداد صلاحیت سے استنباط کر کے مسائل کا حل بتایا امت مسلمہ کو, کہ جن کی روشنی میں الحمدللہ آج ایک فقہ کا ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے اور امت اس سے رہبری پا رہی ہے. فقہ حنفی کی روشنی میں جو امام اعظم ابو حنیفہ, جو تمام فقہا میں سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں, ان کی صلاحیت اور ان کی جو خداداد ملکہ تھا, اس بارے میں دیگر فقہا نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. ان کا مسلک تو یہ ہے کہ وہ 90 برس تک انتظار کرے, لیکن چونکہ آج کے دور میں 90 برس تک کسی عورت
इंतज़ार कैसे मुमकिन है? चूँकि शोहर मफकूदुल ख़बर हो, इसके अरबी में या उर्दू में या इस्तिलाह फ़िक़ा में ऐसे शोहर को मफकूदुल ख़बर कहते हैं, यानी जिसका कोई अता पता ना हो, जिंदा भी है या मर गया, कोई ख़बर ना हो, अता पता ना हो, तो ऐसे शोहर को मफकूदुल ख़बर कहते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से 90 बरस इंतज़ार करें। आप जारी रखते हैं कॉलर? हाँ, इजाज़त, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अभी बात कराते मौके पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? हेलो हेलो अपना तारुफ दीजिए। हेलो कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं से बात कर रही हूँ जी 4 लड़के हैं जी। मेरे 4 लड़के हैं। मेरे शौहर बोल रहे अगर आप लड़की तो दूसरी शादी कर लेते बोल रहे, लड़की ना हुई तो? और उसको मेरी इजाजत मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ? दूसरी शादी कर लेते बोल रहे। आपके 4 लड़के हैं, अगर लड़की ना हुई तो वो चाहते हैं कि दूसरा निकाह करें। ठीक है, आपसे इजाजत भी मांग रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, आप क्या चाहती हैं? जी हाँ, मेरी इजाजत के बगैर नहीं करते। नहीं करते, ठीक है अब मैं जी। तो अब आप सवाल क्या पूछना चाहेंगी? तो मैं क्या करूँ ऐसे मसले में? बोली मैं अब मैं प्रेगनेंसी है, ठीक। अब मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या इजाजत दूँ अपने शौहर को? जी जी जी। आप हजरत कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, कुछ ठीक है, सवाल सुन लिया है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखते हुए कॉल करने का शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब जी, तो बात चल रही थी मफकूदुल ख़बर की। ऐसा शौहर जो बीवी को छोड़कर, घर बार छोड़कर, माँ बाप छोड़कर, सब दुनिया छोड़ के गायब ही हो गया। कहाँ गया है, किस जगह है, कहाँ रहता है, कई साल गुजर गए, पता ही नहीं है। ऐसी सूरत में फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से वो औरत या तो 90 बरस इंतज़ार करे, उसके बाद जाए और काजी के पास फस्ख़ निकाह करा ले, वो दूसरे शौहर से शादी कर सकती है। उसको किसी तलाक़ नामे की सर्टिफिकेट की या खुला नामे की सर्टिफिकेट की उसको ज़रूरत नहीं। लेकिन फ़िक़्ह शाफ़ई के एतबार से ये बताया गया है कि 4 साल सिर्फ इंतज़ार करे, 4 साल के बाद तक भी वो शौहर आया नहीं, उसका कोई ख़बर अता पता ना हो, तो वो फ़ौरन किसी शाफ़ई काजी के पास जाए, फस्ख़ निकाह करवाए और फिर दूसरे शौहर से, दूसरे आदमी से शादी कर ले। और इसी पर फ़ुक़हा मौजूदा जो अहनाफ अइम्मा हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, इसी की तरफ रुजू करते हैं। फ़िक़्ह शाफ़ई की तरफ जितने भी लोग आते हैं इस तरह के मसाइल लेकर कि फ़िक़्ह शाफ़ई किसी शाफ़ई मुफ्ती के पास भेज देते हैं, वहीं से आप अपना मसला हल कर लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा भलाई है एक औरत के लिए। अब जैसा एडवोकेट साहब ने फरमाया, इंडियन कोर्ट के हिसाब से, पैनल कोर्ट के हिसाब से, इंडिया के कानून के हिसाब से 7 साल अगर ये है तो वो भी कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। 7 साल जो है इंतजार करने के लिए इंतजार करने का हुक्म नहीं है, गुम जाए। 7 साल जो है डिक्लेयर करने के लिए कि उसका हस्बैंड मर गया। हाँ अच्छा। जी जी हाँ, ऐसा नहीं है कि 7 साल रुके फिर शादी करें। हाँ हाँ तो फिर शादी के ताल्लुक से क्या कहता है इंडिया का कानून? शादी के ताल्लुक से तो भाई ये है कि भाई आप जाइए कोर्ट में, पटिशन डालिए, बताइए, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसके तहत सेक्शन 2 के तहत दावा पड़ता है, उसके तहत दाखिल करिए और कोर्ट से डिसॉल्व कर सकते हैं आप शादी। तो ये पिटीशन कब दाखिल कर सकती है और कितने अरसे के बाद? नहीं, उसको अगर ये यकीन हो कि अपना हस्बैंड नहीं आएगा, और सेक्शन 2 के तहत फिर वही शरीयत की बात आती कि 2 साल के वक्फे के बाद वो दाखिल कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि 7 साल तक शादी नहीं कर सकती, बल्कि 2 साल तक वेट करके एक पिटीशन कोर्ट में दाखिल कर सकती है कि भाई 2 साल से मेरे शौहर का अता पता नहीं है, नेग्लेक्ट करता है, अनजान मारता है, नान नफका नहीं देता, मेरे ऊपर जुल्म करता है, तो भी डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से वो प्रोविजन उनके लिए खुला है। जी। अगला सवाल जो था, 4 साहबजादे हैं, लड़की अगर ना हुई तो इनके शौहर चाहते हैं कि ये दूसरा निकाह करें, और ये अपनी बीवी की इजाज़त चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि बगैर इजाज़त के शादी ना करें। मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी प्यारे शौहर हैं, बेशक। काफ़ी चाहते हैं अपनी बेगम को। अब आप क्या फरमाते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शरई नुक्ते नज़र से ये कोई उज़्र शरई नहीं है कि 4 लड़के ही हुए हैं और 5वीं अगर लड़की ना हो तो बीवी के वजह हम दूसरी शादी करेंगे, ये शरई उज़्र नहीं है। देखिए, सबसे बुनियादी बात, दूसरे निकाह के लिए बगैर किसी औलाद के, चाहे 2 लड़कियां और 2 लड़के क्यों ना हो, अगर मर्द चाहे, उसके अंदर इस्तिताअत है 2 बीवियों को बराबर के हुकूक देने की इस्तिताअत है, तो वो दूसरा निकाह कर सकता है। इसके लिए बीवी की इजाज़त भी शर्त नहीं। कुरान करीम में आया है कि फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि निकाह करो औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत हो तो 2-2
3 3 या 4 4 4 तक की इजाजत दी गई है, बशर्ते अदल। 2 बीवियां अगर 2 आप कर रहे हैं तो दोनों में अदल बराबर कर सकें, 3 कर रहे हैं तो तीनों का बराबर हक अदा कर सकें, 4 कर रहे हैं तो चारों। तो इस तरह हमारी जो बहन साहिबा ने सवाल किया कि वो बड़ी कश्मकश में है, उनको कश्मकश में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह रसूल के हवाले अपना मामला सिपुर्द कर दें, भरोसा रखें अल्लाह करीम की ज़ात पर कि आपके शौहर ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, आप शौहर को अच्छी तरह जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं आप अपने शौहर को कि वो उतनी कमाई करते हैं और उतना उनके पास सकत है, इस्तिताअत है, दूसरा निकाह करेंगे तो आपका हक तलफ नहीं होगा, ज़ाय नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में आप इजाज़त दे सकते हैं और आपकी इजाज़त ही पे डिपेंड नहीं है। आप इजाज़त ना भी दें तो शरीयत उनको इजाज़त देती है, अगर वो इस्तिताअत रखते हैं तो दूसरा निकाह कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। मैं भी यही समझता हूँ कि अक्सर बेटियां होती हैं तो बेटे के लिए लोग जो है दूसरे निकाह की बात करते हैं, मगर यहाँ तो मामला उल्टा है। और इसका कोई बेटी चाहिए, बेटी। सुभान अल्लाह। चल, कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे का इंतकाल होने के बाद मैं ससुराल में कुछ खिड़की जान कर लिया लगा, तो इसलिए या रखना या उनके पास रखना या ना। बच्ची को कुछ औलाद है? बच्ची को औलाद है जी जी। अब ये किरकिरी किस ज़मन में हो रही है, किस बात पर किरकिरी? फर्स्ट डिलीवरी के बाद इंतकाल होगा। अच्छा क्यों इंतकाल होगा? जी। कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? तो 5 महीने होगा। अच्छा। तो 3 महीने के बाद बच्ची का इंतकाल होगा। अच्छा। मेरी बेटी का बच्ची है। अच्छा, छोटी बच्ची तो मासूम। वो नवासी के ताल्लुक से किरकिरी हो रही है। नवासी है। तो नवासी कौन क्या चाहता है इस मामले में? मेरा शौहर और 2 महीने के बाद मरने के बाद तो शादी कर लिया होगा। अच्छा। और उनके शौहर हमारे दामाद जो बच्चे रखना या हमारे पास रखना। ठीक है, ठीक है, सवाल सुन लिया है हमने, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। मुफ्ती साहब जी, इनकी साहबजादी का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। और छोटी सी बच्ची नवासी है जी जी 2 महीने के बाद इनके दामाद ने दूसरी शादी की है जी। अब ये बच्ची किसके पास रहे? बिस्मिल्लाह रहमान। देखिए, शरई नुक्ते नज़र से कानून ये कहता है, फ़िक़्ह का कानून, इस्लाम ये कहता है कि अगर बच्ची छोटी है और माँ का उसका इंतकाल हो गया है तो हक़ हिज़ानत इसे कहा जाता है। इस्तिलाह फ़ुक़हा में हिज़ानत कहते हैं परवरिश को। परवरिश का हक़ किसे हासिल है? अगर माँ के बाद, तो माँ के बाद परवरिश का हक़ नानी को हासिल होता है। लिहाजा अगर आप जो अपने इस्लामी मोहतरमा ने सवाल किया, उनकी साहबजादी का इंतकाल हुआ और उनकी नवासी छोटी मासूम बच्ची हैं, तो वो बिला किसी तकल्लुफ़ के, झिझक के उस नवासी को अपने पास ला लें, आप ख़ुद उसकी निगरानी करें और उसकी जितने अखराजात हैं उस बच्ची के वालिद से आप लें, यानी आपके दामाद से। उस दामाद पर लाजिम है बच्ची बालिग होने तक वो आपकी कस्टडी में रहेगी, आपकी परवरिश में रहेगी, आप उसके अखराजात अपने दामाद से ले सकते हैं। यही तरीक़ा उसूलन जो शरई नुक्ते नज़र से बताया गया है। जी हाँ। और ये कितने अरसे तक अपने पास रखती हैं? बच्ची बालिग होने तक। बालिग होने के बाद फिर बच्ची को इख्तियार दिया जाएगा, चाहे तो वो नानी के पास रहे, चाहे तो वो अपने वालिद के पास जाए। जी। तो ये था मामला हिजानत का, जो कि जो है नानी का हक है। जी हाँ। तो नानी जो है ले लें और जो है उनकी अच्छी जी हाँ। परवरिश करें। जी हाँ। और जो साहिबजादी है, नवासी है, उनके वालिद जो है उसका खर्चा उठाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप अच्छा, अब अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो ये क्या करें? अगर वो नहीं देना चाहते हैं और नानी की तरह परवरिश करने के वो अहल हैं तो बिल्कुल अल्लाह तवक्कुल अल्लाह करके नानी उनके हवाले करें। उनके हाथ पास खवातीन हैं, अच्छी देखभाल कर सकते हैं। तो मकसूद तो परवरिश होना है, लेकिन अच्छा। हक़ परवरिश नानी को हासिल होता है। और एक सूरत में अगर हाँ। नानी कमजोर हो, हाँ, खुद को अपने आप को संभालने के काबिल ना हो, हाँ, तो क्या ऐसी तो सूरत में? खाला, यानी जो बच्ची मासूम बच्ची है उसके खाला को हक जाएगा। अच्छा, तो यानी नानी के बाद हक है खाला को। खाला को, यानी मतलब ये कि जो मरहुमा की बहन। जी जी हाँ। जी। तो नाज़रीन, अब बिल्कुल वक्त ख़त्म हुआ है आज के प्रोग्राम का। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और काफ़ी समारावर रही, काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा इससे और इंशाल्लाह आगे भी उठाते रहेंगे। मैं अपने दोनों मेहमानान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगले मंगल एक नई निशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को
اور روبی چینل کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. وہ ہم سفر تھا